बैठिए। पिछले क्लास में कहाँ तक हम लोग देखे थे? इलास्टिसिटी शुरू हुआ था ना। इलास्टिसिटी, देखिए कल हम लोग इलास्टिसिटी में क्या बताए थे? जब किसी भी वस्तु पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है इलास्टिक मटेरियल में? लंबा नहीं हो जाता, लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। और लंबाई में परिवर्तन का मतलब है या तो लंबा भी होना या कम भी होना, लंबाई कम भी होना, है कि नहीं? परिवर्तन लंबाई का चौड़ाई थोड़ा बन जाएगा, या तो लंबाई बढ़ेगी या लंबाई घटेगी। और जैसे ही फोर्स हटा लेते हैं तो क्या होता है? जो उसकी मूल लंबाई है उसमें वापस आ जाती है। तो ये जो मटेरियल होता है जिसमें ये गुण होता है, तो उस मटेरियल को कौन सा मटेरियल कहते हैं? इलास्टिक मटेरियल। और ये गुण क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी। और जो वापस अपनी मूल लेंथ पे नहीं आएगा तो वो क्या कहलाएगा? दो ही चीज़ है, इलास्टिक और प्लास्टिक। इसमें दो तरह के बल काम करते थे। एक था डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी जो फोर्स हम लगाते हैं खींचने में या धकेलने में, यानी ये डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी इलास्टिक मटेरियल के लंबाई में परिवर्तन करता है। और जैसे इसको हटाते हैं तो कौन सा फोर्स काम करने लगता है? याद है क्या? ये फोर्स हम लगाते नहीं है, ये अपने आप उसके अणुओं के बीच लग जाता है। ठीक है, तो दो तरह के फोर्स होते हैं, डिफॉर्मिंग और रीस्टोरिंग। कभी कभी ये भी पूछ दिया गया है इसमें से कौन सा फोर्स लगाया जाता है? यह है डिफॉर्मिंग लगाया जा रहा है, रीस्टोरिंग अपने आप लगता है। इसके बाद हम लोग देखे थे प्रत्यास्थ सीमा, यानी ऐसा नहीं आप कितना भी फोर्स लगा दीजिए वो वापस लौट के आ ही जाएगा। कभी कभी ऐसा ही होता है, इतना फोर्स लग जाता है कि वो लौट के वापस अपने मूल लंबाई पर नहीं आ पाता। तो वो जो फोर्स है, यानी ये सीमा भी क्या है? एक तरह से फोर्स है। इस फोर्स के बाद अगर एक हल्का सा भी न्यूटन बढ़ा देंगे या 0.1 न्यूटन भी बढ़ा देंगे तो वापस वो लौट के नहीं आएगा। ठीक है, चाहे वो फोर्स कैसा भी हो, चाहे वो खींचने वाला फोर्स हो या दबाने वाला फोर्स हो, तो वो क्या हो जाता है? प्रत्यास्थ सीमा। यहाँ तक देखे थे। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कोई भी इलास्टिक मटेरियल होता है तो उसमें दो चीज़ें अवश्य होती है। एक होती है विकृति, स्ट्रेन और स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या है? लंबाई में परिवर्तन और लंबाई के बीच का अनुपात। जैसे आप ये देखे थे कल एग्जाम्पल में बताए थे, अगर इसको लंबाई में अगर वृद्धि कर देंगे तो चेंज कैसे देखते हैं? या तो लंबाई में वृद्धि हो या आप ऐसे भी चेंज देख सकते हैं, पहले इतना बड़ा था अब छोटा हो गया क्योंकि फोर्स ऊपर से लगा दिए, तो यहाँ भी चेंज हो सकता है ना। तो यहाँ भी क्या ये किएगा, जो विकृति का जो था चेंज इन लेंथ और लेंथ मूल लंबाई के बीच का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेन। और स्ट्रेन की कोई इकाई नहीं होती कि दोनों तो कट ही जाएगा ना, अगर मीटर मीटर है तो कट ही जाएगा। तो ये एक प्रकार का क्या है? एक अनुपात है। अनुपात में पहले पता है, अनुपात में कोई इकाई नहीं होती है। बोलिए। पुनः वो तो बस उसका क्वालिटी पे डिपेंड करता है। इलास्टिक मतलब बहुत तरह का इलास्टिक होता है। इलास्टिक रबर भी है, इलास्टिक ये चेन भी है, इलास्टिक जो क्या स्प्रिंग भी होता है। इसलिए इस इलास्टिक उसका एग्जाम्पल है वो। ठीक है, बस वो याद रखिएगा, इलास्टिक का गुण याद रखिएगा कि इलास्टिक हर सब, क्योंकि पूरे धरती पे जितने भी मटेरियल है खासकर ठोस, या तो वो इलास्टिक है या प्लास्टिक है। ठीक है, अब वो सब उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन उसमें वो भी गुण शो करेगा जो इलास्टिक मटेरियल का गुण शो कर रहा है। तो एग्जाम्पल तो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इसलिए बाकी उसमें भी ये दोनों चीज़ होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन भी होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते क्या? स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी एक प्रकार का क्या है? ये दबाव है। यानी जब किसी भी इलास्टिक मटेरियल पे हम लोग प्रति इकाई क्षेत्रफल पे जो हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं?
और प्रति इकाई क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अगर इकाई क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकलता है? उसे डिवाइड कर दीजिए, टाइम से नहीं, जहाँ प्रति इकाई लिखा हो, प्रति यानी नीचे। अगर आपसे कहा जाए जो कोई वस्तु जो है 10 रुपया में 5 कलम दे रहा है, तो प्रति इकाई पेन की कीमत क्या होगी? तो 5 से डिवाइड करना पड़ता है कि नहीं? तभी तो आप एक का निकाल सकते हैं ना। उसी जब प्रति इकाई कह दे तो एक में आपको लाना है। तो यहाँ कह रहा है प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितना भी फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस क्या, एक तरह से खिंचाव होता है, तनाव होता है, दबाव होता है, जो आप लगाते हैं किस पे? इलास्टिक मटेरियल पे। और आपको पहले बताया हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो इलास्टिक मटेरियल है, चाहे वो ब्रेन हो, स्किन हो, यहाँ तक कि नसें हो, ये सब क्या है? इलास्टिक मटेरियल। हृदय भी एक तरह से क्या है? इलास्टिक मटेरियल है, कि हृदय बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है कि नहीं? इसी तरह क्या होता है, तो उसमें भी हम लोग प्रति इकाई निकालते हैं एरिया के हिसाब से। और इसके हिसाब से आप तो जानते हैं प्रतिबल क्या हो जाएगा? बल बटे, अगर बल बटे क्षेत्रफल आपको याद है तो आप इकाई निकाल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये किसने दिया है? तो भाई ये भी दबाव ही है, तो दबाव तो पास्कल के द्वारा दिया गया है, इसीलिए याद रखिएगा प्रतिबल भी एक प्रकार का दबाव है। स्ट्रेस और प्रेशर दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन स्ट्रेस हम लोग कब काउंट करते हैं? इलास्टिक मटेरियल के लिए, और प्रेशर सभी चीज, खासकर या कह सकते हैं प्लास्टिक मटेरियल के लिए भी आप कह सकते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेशर। ये दोनों एक ही चीज़ है। और सच में याद रखिएगा इलास्टिसिटी केवल ठोस में ही हो सकता है, द्रव और गैस में नहीं होता। ये किसका गुण है? ठोस का गुण है। क्योंकि अगर पानी या हवा का आप खींच लेंगे तो उसका अणु इतना दूर हो जाता है वापस लौट के नहीं आता है। ठीक है, यहाँ तक देखे थे ना हम लोग। अब आते हैं हम लोग, ये नहीं देखे थे होक्स के नियम। अब देखिए, पहले यहाँ समझिए, अगर ये बताइए अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो लंबाई क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? लंबाई बढ़ भी सकता है घट भी सकता है ना। आपको थोड़ा पता है फोर्स किधर खींच रहे हैं कि दबा रहे हैं। यानी फोर्स बढ़ाने से इस कंडीशन में लंबाई बढ़ भी सकता है और डिपेंड करेगा फोर्स का डायरेक्शन, है कि नहीं, किधर से आप फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन जब आपसे ये पूछेगा फोर्स लगाने की लंबाई में जो परिवर्तन है वो बढ़ेगा या घटेगा, लंबाई में परिवर्तन जो है बढ़ेगा या घटेगा फोर्स बढ़ाने से? लंबाई में परिवर्तन पूछे, परिवर्तन एक ही चीज होता है, या तो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, दोनों एक साथ नहीं आएगा। है क्या बढ़ेगा? हम लंबाई में परिवर्तन बढ़ेगा या घटेगा ये शब्द हमको कह रहे हैं। देखिए दोनों कंडीशन आप देख लीजिए। जैसे मान के चलिए यहाँ 10 सेंटीमीटर है पहले, फोर्स लगाने से पहले, और जब फोर्स लगा दिए यानी फोर्स पहले हम खींच रहे हैं, तो लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ? 2 सेंटीमीटर का, है कि नहीं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसी में यह है 10 सेंटीमीटर, अब वो हो गया। अब लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ? परिवर्तन पूछे तो परिवर्तन निगेटिव तो कैसे कर सकते? परिवर्तन दोनों एक ही चीज होता है। परिवर्तन मैथ में हम लोग मोड के रूप में देखते हैं, जब भी देखते हैं, है कि नहीं। यहाँ तो 2 ही का परिवर्तन हुआ ना, यानी इस केस में भी 2 बढ़ा या 2 हुआ परिवर्तन हुआ, और इस केस में भी। अब परिवर्तन निगेटिव पॉजिटिव दोनों सेम होता है। मैथमेटिकल आप लोग इंटर मैथ किए होंगे, जो मैथ किए हैं उसको जब भी परिवर्तन को हम लोग किसमें शो करते थे? मोड में। और मोड में माइनस हो या प्लस हो उसका मूल्य अंत में प्लस ही निकलता है। तो लंबाई में परिवर्तन, अब चलिए और बढ़ा देंगे, यहाँ 7 कर दिए और दबा दिए तो 7 हो गया, तब परिवर्तन कितना का हो रहा है? और इसको हम लोग बढ़ा दिए 13 कर दिए, खींच दिए तो 13 हो गया परिवर्तन। जैसे फोर्स बढ़ाए जाएंगे तो इसका परिवर्तन बढ़ेगा या घटेगा? अब बताइए।
फोर्स बढ़ाने पे। चलिए एक तो थोड़ा सा और फोर्स बढ़ा करके इसको कर दिए 6, दबाएंगे तो और 6 हो जाएगा ना, तो परिवर्तन कितना हो गया, और उसको मैंने खींच के अगर 14 या 15 कर दिए तो 4 या 5 का हो जाएगा। तो जैसे ही फोर्स बढ़ाते हैं तो परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। देखिए याद रखिए, जब खाली इतना पूछे लंबाई बढ़ता है या घटता है तब दोनों आप कह सकते हैं, लेकिन जब लंबाई में परिवर्तन पूछे तो केवल बढ़ता है। और ये किसने कहा है, हुक्स ने। तो हुक के नियम के अनुसार ये कहता है जब भी किसी वस्तु पे, कौन सा वस्तु पे, इलास्टिक मटेरियल पे हम वो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो लंबाई में परिवर्तन का क्या होता है, बल जो है अनुक्रमानुपाती होता है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। ठीक है, जितना फोर्स बढ़ाइएगा उतना परिवर्तन बढ़ेगा, है कि नहीं। और आपको पता है जब इसको हटाना पड़ता है तो क्या देना पड़ता है, और इसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका मूल्य इसलिए अभी नहीं बताया जा रहा है क्योंकि हर स्प्रिंग का, हर इलास्टिक मटेरियल का अपना अलग अलग कांस्टेंट होता है, कोई फिक्स कांस्टेंट नहीं होता। जहाँ फिक्स कांस्टेंट होता था जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो वहाँ हम लोगों ने लिखा दिया। जहाँ पीवी एनआरटी में आर का फिक्स होता था वहाँ लिखा दिया गया, लेकिन इसका कहीं भी फिक्स, यानी रबड़ के लिए अलग हो जाएगा, फिर क्या कहते हैं इसको, स्प्रिंग के लिए अलग हो जाएगा, स्किन के लिए अलग हो जाएगा, नसों के लिए अलग हो जाएगा, सबका अपना अपना कांस्टेंट है। तो याद रखिएगा, बस आप में इनका कहना है, हुक्स नियम का कहना है जैसे ही हम लोग फोर्स बढ़ाएंगे डेल्टा एल भी बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको किसने कहा है, हुक्स के नियम में। एक और कहीं कहीं कहा जाता है हुक्स के नियम में जो ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये भी आता है कि इनका ये भी कहना है हुक्स में। जो हुक्स नियम क्या कहता है, जो भी आप बल लगाते हैं किसी वस्तु पे तो किसके अनुपात में होता है, वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के अनुपात में होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन थ्योरी है वो ये है, फोर्स बढ़ाने से डेल्टा एल बढ़ेगा और फोर्स घटाने से डेल्टा एल घटेगा। याद रखिए ये चीज़, ये किसके द्वारा कहा गया है, हुक्स के। और ये कब लागू होगा, केवल इलास्टिक मटेरियल पे, प्लास्टिक मटेरियल पे ये लागू नहीं होगा। ठीक है, अब आता है यंग प्रत्यास्थ गुणांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक कोफिशिएंट है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग ये दो शब्द सुने हैं, इसका अर्थ क्या होता है, अनुदैर्ध्य किसे कहते हैं, हाँ लॉन्गिट्यूडनल, बताइए। अरे भाई अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे ना, लॉन्गिट्यूडनल और लेटिट्यूडनल, तो क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल या लेटिट्यूडनल, अक्षांश लेटिट्यूड होता है और देशांतर, तो दोनों में अंतर क्या है, तो वर्टिकल होता है देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, तो ये हो गया वर्टिकल। और ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा इसमें, वो तरंग हम नहीं पढ़ा रहे हैं, तरंग में अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ अलग हो जाता है, यहाँ हो जाएगा आपको, लेकिन यहाँ इसका यूज नहीं होता है, जिसे हम लोग बस यूज कर देते हैं इसको पार्श्विक। पार्श्विक को हम लोग कहते हैं लेटरल, या देखिए हिंदी में बहुत अंतर है, वहाँ पे आप लोग ऊर्ध्वाधर भी यूज कर देता है कोई, है कि कोई क्षैतिज भी यूज कर देता है, लेकिन इंग्लिश फिक्स रहता है हॉरिजॉन्टल, और हिंदी में अनुदैर्ध्य को ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं, है कि नहीं, इसीलिए लोगों में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं साइंस को हमेशा इंग्लिश के हिसाब से देखिए, और इंग्लिश के हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा, कि हमें पता है अनुदैर्ध्य कहने के बाद किसी को समझ में नहीं आता, हम ऊर्ध्वाधर भी कह सकते थे, लेकिन हम जानबूझकर अनुदैर्ध्य इसलिए कहे तो कहीं कहीं अनुदैर्ध्य से भी सवाल आ जाता है। तो अब देखिए इसमें एक है क्या, अनुदैर्ध्य यानी वर्टिकल, और एक होता है लेटरल यानी हॉरिजॉन्टल।
अब देखिए कैसे, किस हिसाब से। पहले हम लोग देखिए अनुदैर्घ्य की यहाँ जो होता है अनुदैर्घ्य ही ले लेते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे हमको काम किसका है, अनुदैर्घ्य का। तो अब देखिए जैसे इसमें फोर्स बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो इसका लेंथ बढ़ेगा, ऊपर से हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकल बढ़ रहा है ना, तो ये कौन सा विकृति हो रहा है, लॉन्गिट्यूड। यानी अगर मान के चले इसमें हम लगा देते कितना बढ़ गया ये एल, सॉरी एल डैश, तो इस लंबाई में जो वृद्धि हुई है तो ये वर्टिकल वृद्धि हुई कि हॉरिजॉन्टल वृद्धि हुई है, वर्टिकल हुई है। तो इसका जब होगा अनुदैर्घ्य विकृति कितना होगा, एल एस डैश माइनस एल, ये भी तो होगा ना विकृति में, डेल्टा एल बाय एल, यही होगा ना। ये तो हो गया इसकी क्या, अनुदैर्घ्य विकृति। उसी तरह अनुदैर्घ्य प्रतिबल तो आपको पता ही है, फोर्स बाय एरिया। तो ये जो कहता है यंग प्रत्यास्थ गुणांक, ये जिसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, अनुदैर्घ्य प्रतिबल डिवाइडेड बाय अनुदैर्घ्य विकृति, जो आप अभी देखे थे किसमें, हुक्स लॉ वाले में भी। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं यंग्स मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है कि नहीं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला कम से कम, ये वाला जो सिस्टम है ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, प्रतिबल डिवाइडेड बाय विकृति। और इसमें कुछ नहीं पूछा, सीधे फॉर्मूला उठा के दे देगा, है कि नहीं। नीचे में क्या देगा, निम्नलिखित में जो क्या यंग्स मॉडुलस क्या है, उसी में 4 ऑप्शन दे देगा, एक परिभाषा, एक यही परिभाषा लिख के दे देगा वो, यानी अनुदैर्घ्य प्रतिबल डिवाइडेड बाय अनुदैर्घ्य विकृति, बस। और इससे कुछ नहीं पूछता, बस ये एक सिंपल सा पूछता है। और अगर आपको ये पता है तो आपको तो इसका ये भी पता चल जाएगा, एरिया क्या कहते हैं। अब देखिए जैसे आपको वाई पता हो गया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, अनुदैर्घ्य यानी एक तरफा ही ले रहे हैं, आप हटा देते तो इससे भी काम चल जाएगा। तब इसकी इकाई क्या होगी, है कैसे, क्या स्ट्रेन का कुछ होता नहीं है तो बचा कौन, तो इसका भी सेम हो जाएगा, न्यूटन पर जो किसके बराबर है, पास्कल के बराबर है। क्लियर है। बस देखिए आपको क्या याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना अभी तक में। पहले ये इलास्टिक मटेरियल क्या होता है ये याद रखना है, इलास्टिसिटी क्या होता है ये याद रखना है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है ये याद रखना है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है ये याद रखना है। इसके बाद स्ट्रेन क्या होता है यानी विकृति क्या होता है ये याद रखना है, स्ट्रेस क्या होता है ये याद रखना है। तब देखना हुक्स ने क्या कहा, यानी हुक्स का कहना है फोर्स बढ़ाएंगे तो डेल्टा एल में वृद्धि होगी। और यंग्स मॉडुलस क्या कहता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वो भी कौन सा, अनुदैर्घ्य वर्टिकल। हम अनुदैर्घ्य शब्द क्यों यूज करें वो आगे आपको पता चलेगा, लेकिन याद देखिएगा यंग्स मॉडुलस हमेशा क्या निकालेगा, जो अनुदैर्घ्य यानी जो वर्टिकल जो आप निकालेगा वो हॉरिजॉन्टल वो नहीं निकालेगा। ठीक है, आपको बस उसका परिभाषा, उसका अर्थ, उसका जो फॉर्मूला या अनुपात दिया गया उसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। इसमें एक और है, वह है पोइसो अनुपात। अब देखिए क्या, इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, ऐसे दिखने में भी है लेकिन इसको हम लोग कहते हैं नू। और ये क्या था, पार्श्व विकृति अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात, क्योंकि देख नाम ही पोइसो अनुपात है, किसमें इकाई। आप देखिए कैसे, जैसे मान के चले फिर वही अगर हम ले लेते हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट, इसी को ले लेते हैं जिसको बार बार एग्जांपल ले रहे हैं। चलिए कोई एक प्रोडक्ट है, सो ये एक इलास्टिक मटेरियल है, एक तो इसका लेंथ है ना, लंबाई तो होगा ही, तो चौड़ाई भी तो कुछ होगा ना। चौड़ाई को चलिए हम लोग बी मान लेते हैं या कुछ भी मान सकते हैं, है कि नहीं।
अगर आप इसको खींचेंगे तो लंबाई बढ़ेगा या घटेगा, और चौड़ाई घटेगा ना। तो अब क्या किया, हम इसको खींच दिए, थोड़ा सा खींचने में लंबाई हो गया एल डैश और चौड़ाई हो गया बी डैश, क्योंकि लंबाई तो खींचने से लंबाई तो बढ़ेगा तो चौड़ाई क्या होगा, घट जाएगा ना। ये तो लॉजिकल से सवाल है। तो अब हमने क्या किया, v का फॉर्मूला क्या होता है, पार्श्विक विकृति ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद है, किसने कहा है, पोआसो अनुपात। तो अब बताइए इसमें जो ये होगा पार्श्विक विकृति कैसे निकालेंगे, पार्श्विक विकृति कैसे निकलेगा, वो तो अंतर हुआ केवल, यानी बी डैश माइनस बी डिवाइडेड बाय, ये क्या गया आपका, या इसको और कर देते हैं डेल्टा बी अपॉन बी, ये क्या हो गया, पार्श्विक विकृति। लेकिन अब हमें ये बताइए डेल्टा बी यहाँ प्लस होगा कि माइनस में होगा, माइनस में होगा ना, क्योंकि घट रहा है ताप, क्योंकि ये बी बादल घट रहा है ना, ये बढ़ रहा है तो माइनस भी हो गया। अगर आपको निकालना है अनुदैर्ध्य विकृति, वो क्या हो जाएगा, एल डैश माइनस एल बाय एल, बी नहीं एल, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, ये तो बढ़ रहा है तो डेल्टा एल बाय एल, ये क्या हो गया, अनुदैर्ध्य विकृति। और आप ये वैल्यू वहाँ सेट कर सकते हैं, तो वो अगर आप वैल्यू सेट कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा बी बाय बी इंटू, यही आएगा ना। तो ये हो गया यंग्स सॉरी पोआसो अनुपात। और ये पता है सब तो मीटर में ही है, तो इसलिए इसका सब कट जाएगा, है कि नहीं, कोई इसमें इकाई, कोई नाम में ही है पोआसो अनुपात, और अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। बस आपको ये याद रखना है, जो पोआसो अनुपात क्या है, जो भी हॉरिजेंटल जो उसमें होता है क्या कहते हैं, विकृति होता है, और वर्टिकल विकृति के बीच का अनुपात है। या ऐसे कह सकते हैं, हिंदी में लिखा आएगा पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के बीच का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं। आपको बस ये अनुपात फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, सवाल आपको वहीं से बनेगा। फिर मार्क्स कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब आपसे कुछ 3-4 अनुपात दे देगा, उसी में से दे देगा, आपसे पूछ देगा इसमें पोआसो अनुपात कौन सा है, ठीक है। यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन है, तो देखिए ये फिजिक्स में कि ये मात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा, यानी याद, यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट सब जगह काम करता है, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट के अलावा आपको फैक्चुअल पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा। तो बताइए इलास्टिसिटी के टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ से अभी तक किसी को? एक कंफ्यूजन उसको होता है जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, और पहले ही हम बोले फिजिक्स टोटली डिपेंड करता है मैथ पे, जिस तरह ज्योग्राफी डिपेंड करता है फिजिक्स पे, इसलिए फिजिक्स डिपेंड करता है मैथ पे। लेकिन ऐसा नहीं है फिजिक्स के लिए अलग से मैथ तो पढ़ाना आवश्यक तो है नहीं, बेसिक जानकारी तो आपको होना ही चाहिए। याद रखिएगा इस सब में क्या आपको सिस्टम है, आपको याद रखना पड़ेगा। पोआसो अनुपात क्या है ये आपको याद रखना, इतना खाली याद रखना है कि नहीं। इसमें आपको क्या याद रखना है, ये बस, और कुछ नहीं याद रखना है। सब में केवल आपको छोटा छोटा पॉइंट याद रखना है। ये जो परिवेश, अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप परिभाषा आसानी से निकाल सकते हैं। अगर नहीं कुछ मिला तो फॉर्मूला, अब होता है क्या, इतना तो आप लोग दिमाग लगा सकते हैं ना, फॉर्मूला को तोड़ सकते कि नहीं। कि आपको पता है स्ट्रेस में क्या, फोर्स बाय एरिया, तो सिंपल पे जो नीचे है उसको प्रति लगा देंगे, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पे जो नीचे आएगा उसमें प्रति लगाना है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितना बल कार्य करता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है कि नहीं। तो इस हिसाब से आपको वो मेन फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको वहीं से पूछेगा, ठीक है। ये था आपका इलास्टिक मटेरियल।
किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है? तो आते हम लोग अगला, अभी फिजिक्स को हटा दीजिए। नॉर्मल कंडीशन में डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व मतलब। यहाँ बोर्ड पे देख के नहीं बताइएगा, बोर्ड ये फिजिक्स का अलग मुद्दा है, बाकी विषय में अलग है। डेंसिटी मतलब कितने नजदीक सटा हुआ है, तो इससे आपको एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा ना। आपको कोई नज़दीक सटा है इसलिए डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसको कैसे आप क्या समझ रहे हैं इससे? यानी कम एरिया में, यानी एक निश्चित एरिया फिक्स कर देते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ हम लोग ले लिए 1 किलोमीटर स्क्वायर और यहाँ भी ले लिए 1 किलोमीटर स्क्वायर, और 1 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ अगर 100 लोग हैं और यहाँ चलिए 5 ही, आपके किताब 500 लोग हैं, तो डेंसिटी किसका ज़्यादा है? यानी नॉर्मल कंडीशन में हम लोग जो जैसे खासकर देखते हैं जनगणना में जो देखा जाता है या कहीं और भी देखा जाता है, जो कम क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई जनसंख्या हो तो उसका डेंसिटी हम लोग यूज करते हैं। यानी एरिया कम हो डेंसिटी और पॉपुलेशन। तो चलिए थोड़ा हट के सवाल, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है, डेंसिटी, और बिहार में भी सबसे ज़्यादा? किस जिले का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? शहर नहीं पूछ रहे हैं, जिला पूछ रहे हैं। पटना, तो पटना शहर का डेंसिटी ज़्यादा है, हम जिला पूछ रहे हैं। कैमूर तो बहुत कम आ जाता है। शिवहर, आपको ये चीज़ आपको याद है, अपना जिला तो हेड याद रखना ही पड़ेगा ना। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, अब जैसे मान लीजिए इसी क्लास में कभी 50 विद्यार्थी होता है, कभी पूरा 100 विद्यार्थी हो जाता है, तो लेकिन एरिया तो इस क्लास का वही लिमिट है ना। तो जितने विद्यार्थी बढ़ गया तो उसने डेंसिटी बढ़ना कहते हैं, और जितने विद्यार्थी घट गया कम हो जाना। तो ये सब तो जनरल कहते हैं, लेकिन फिजिक्स के मामले में हम लोग प्रति इकाई आयतन में काउंट करते हैं। इकाई आयतन मतलब जो वॉल्यूम के हिसाब से काउंट करते हैं, कितना द्रव्यमान होगा, ये फिजिक्स के हिसाब से। अगर प्रति इकाई आयतन, जैसे मान के चलिए कोई वस्तु है जिसका आयतन, आयतन तो आपको पता है कैसे निकलता है। जैसे मान के चलिए इस घर का जो आयतन, इस रूम का आयतन निकालना हो तो कैसे निकलेगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जैसे लंबाई हो गया ये, चौड़ाई गुना ये, और ये हो गया ऊंचाई। तो इस घर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब इसमें कितने लोग हैं तो उसके हिसाब से उसका मास भी निकाल सकते हैं, है नहीं। अगर मास बढ़ रहा है तो घनत्व बढ़ रहा है, और मास अगर घट रहा है तो घनत्व घट रहा है। याद रखिएगा, जो फिजिक्स के हिसाब से लिखा है प्रति इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान होता है वह उस वस्तु का क्या होगा, घनत्व कहलाता है। और घनत्व को हम लोग किससे दिखाते हैं? रो से। ये पी नहीं है, यह है रो से दिखाते हैं। और ये तो फॉर्मूला क्या ले, जैसे लिखे प्रति इकाई आयतन है, जैसे इकाई जिसको कहेंगे उसको हम लोग नीचे डालते हैं। यानी घनत्व जो होता है वो क्या होगा, द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन, ठीक है। यानी प्रति इकाई आयतन का जितना द्रव्यमान होगा वो उसका क्या कहलाता है, घनत्व। जिसका फॉर्मूला क्या है, P बराबर रो बराबर m/v। तो आप ये बता सकते हैं इसका इकाई क्या होगा? देखिए थोड़ा सा आप बैलेंस रखिए, आप बिना सोचे समझे बोल देते। आपने कहा दिया मीटर क्यूब, ग्राम क्यों कहिए, केजी कहिएगा ना। जब मीटर लगा रहे हैं तो आपको सेम, यानी एक एसआई ले लेंगे, एक सीजीएस से चलेगा नहीं। अगर केजी लगा रहे हैं तो मीटर लेना पड़ेगा, ग्राम ले रहे हैं तो सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। तो दोनों एक साथ होगा, ग्राम के साथ सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ये आपको याद रखना है, किलोग्राम पर घन मीटर। इससे आपको दिख रहा है ये कौन सा एसआई है, ये सीजीएस है, एसआई है ना। कि एसआई में तो हम लोग केजी और मीटर लेते हैं ना। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि देखिए सिंपल परिभाषा सबको याद नहीं रहता है, बस अगर आपको फॉर्मूला भी है तो आप परिभाषा बना सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को साइंस सब्जेक्टिव लिखना नहीं है। बार बार देखिए इतना डीप परिभाषा क्यों नहीं हम लोग बताते हैं, क्योंकि आप लोग वनडे एग्जाम में साइंस होता है, मेंस में तो टेक्नोलॉजी आ जाएगा ना।
तो वहाँ आपको लिखना नहीं है, बस समझना है, और समझ गए तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो याद रखिए प्रति इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, और घनत्व को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, और जिसकी इकाई होती है। हाँ, अब ये बताइए घनत्व जो होगा अदिश है कि सदिश है? तो भाई न मास की कोई इकाई है और ना ही वॉल्यूम की कोई इकाई है, तो घनत्व क्या होता है? अदिश राशि। और इसके बाद दाब यानी प्रेशर। अब प्रेशर वही जो प्रतिबल का फॉर्मूला था, यानी जब वस्तु दूसरा वस्तु या पदार्थ बल लगाता है किसी वस्तु पे, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितना बल कार्य करता है वो क्या कहलाता है? दाब। दाब तब होगा जब दो वस्तु संपर्क में आएगा। अकेले कोई दाब, क्या कोई एग्जाम्पल है जो अपने आप दाब लगाता है? कोई भी नहीं। अगर आपके से कहना ब्लड प्रेशर भी हो रहा है तो ब्लड भी आपके नसों पे दाब लगा रहा है कि नहीं? जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हम लोगों पर जो एयर प्रेशर लग रहा है तो हवाएं हम लोगों को दबा रहा है कि नहीं? हवाएं दबा कैसे रहा है? क्योंकि हवाओं को ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है। अब बीच में हम आ गए हैं तो हम ही को दबाने लगा, है कि नहीं? मान के चले अगर आप ऊपर से गिर रहे हैं, अब बीच में कोई क्या करे, जाली दे दे, तो आप जो फोर्स लगाएंगे तो जाली पर दबाव महसूस होगा कि नहीं? उसी तरह याद रखिएगा जब भी दबाव होता है तो कम से कम दो वस्तु का होना आवश्यक है, क्योंकि जब एक वस्तु उस पर प्रेशर फोर्स लगाएगा तो फोर्स के कारण ही क्या उत्पन्न होता है? दबाव उत्पन्न होता है। बिना फोर्स के दबाव उत्पन्न नहीं होगा। जैसे मान के चलिए सिंपल सी बात है, अचानक मान के चलिए भूकंप आ जाए तो सभी का इच्छा क्या होगा? कहाँ जाएगा आप लोग? अभी इस रूम की क्लास में तो गेट पे दबाव डालेंगे, भीड़ लगेगा तो लोग गेट को धक्का देंगे नहीं, तो दबाव किस पे जाएगा? हो सकता है आपके दबाव के कारण गेट टूट भी जाए, हो सकता है कि जितना प्रेशर बढ़ेगा तो टूट भी सकता है। तो जब जब फोर्स बढ़ाते हैं तो उसी हिसाब से प्रेशर भी बढ़ता है, कि फोर्स के बिना प्रेशर नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पे जितना बल कार्य करता है वो क्या कहलाता है? दाब। और सेम फॉर्मूला आपको स्ट्रेस में भी देखे थे ना, प्रेशर या फोर्स बाय एरिया, क्योंकि स्ट्रेस भी क्या है? एक तरह से दाब ही है। तो जब आपको पता है फोर्स बाय एरिया है तो इसका इकाई भी आप निकाल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जब ये निकल गया तो ये आपको पता ही है कौन है? पास्कल है। यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका इकाई है? द्रव्यमान का, सॉरी दाब का। और ये दाब किसने दिया है? पास्कल ने। तो इसलिए इसको में पास्कल भी यूज करते हैं। अब आते हैं द्रव में दाब, यानी प्रेशर इन लिक्विड। देखिए इसको यहाँ कहीं खाली जगह है इसमें, देखिए प्रेशर इन लिक्विड। प्रेशर तो कोई भी लगा सकता है, ठोस भी लगा सकता है, द्रव भी लगा सकता है और गैस भी लगा सकता है, यानी जो फोर्स लगा सकता है वो प्रेशर भी लगा सकता है। तो लिक्विड का जो प्रेशर होता है, जैसे मान के चलिए कोई बर्तन है और इसमें हमने क्या डाल दिया है? पानी डाल दिया है। अब देखिए ये पानी क्या है? पानी का जो अंदर का फोर्स थोड़ा सा कमजोर होता है, और आपको बताया थे पानी और गैस में क्या होता है? बहने का गुण होता है कि नहीं? तो पानी बहने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन वो बह क्यों नहीं रहा है? इसमें पानी इधर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो गिलास है उसको बाहर नहीं जाने दे रहा है। अब नहीं जाने तो बार बार धक्का देगा कि नहीं? तो धक्का देगा तो यानी एक तरह से फोर्स लगा रहा है। तो ये पानी जो है इस पे क्या लगा रहा है? एक फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण इसकी दीवारों पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक प्रेशर उत्पन्न हो जाता है। और वो जो प्रेशर उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं लिक्विड प्रेशर। यानी अब वो प्रेशर कौन लगा रहा है? लिक्विड लगा रहा है कि नहीं? क्योंकि बस का तो काम ही है वो बाहर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर जो उसको रोक रहा है वो क्या हो जाएगा? तो उस पर प्रेशर लगाएगा। अगर ज़्यादा फोर्स, नॉर्मल कंडीशन फोर्स तो कम होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब आप नदियों में देखते हैं, नदी जब आता है तो नदी भी क्या कहता है? सिंपल चलते रहता है, वो भी फोर्स लगाता है बाहर निकलने का। लेकिन शुरुआती समय में फोर्स इतना ज़्यादा नहीं होता है जो बांध को तोड़ नहीं पाता है, लेकिन जब बाढ़ आता है तो पानी इतना ज़्यादा आ जाता है, इतना प्रेशर हो जाता है जो बांध को भी,
और उसके बाद ही तो हम लोग बाट देखते हैं ना। तो जितना फोर्स लगाएगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। और ये लिक्विड कैसे लगाता है, क्योंकि लिक्विड का गुण है बहने का, तो ये बहेगा। अगर कोई इसको रोकने की कोशिश करेगा तो उस पर ये क्या डालेगा, दबाव डालेगा। आप खुद ही सोचिए, जब आप मान लें कहीं खड़े हो और अचानक पानी की बौछार कर दे, कभी देखे पानी की बौछार, पुलिस जो यूज करता है, कभी देखेंगे नहीं, पाइप से जो होता है, वज्र जिसको होते हैं, वज्र करके आता है जो, तो आपको कहीं दूर तक फेंक देता है। कभी देखिए पानी से भी आप दूर फेंका जाता है, और इतना प्रेशर आप पे डाल दिया जाता है ना, एयर प्रेशर या पानी का प्रेशर, प्रेशर कहाँ से, फोर्स आया, और इतना फोर्स से छोड़ा, जहाँ दंगा फसाद हो, भीड़ हो, आंदोलन होता है, वहाँ ये केस यूज किया जाता है। क्योंकि पुलिस बंदूक तो चला नहीं सकता है, और लाठी चलाने के लिए पहले ऑर्डर चाहिए, तो सबसे पहले उसका पहला प्रायोरिटी होता है पानी से बौछार करना। और याद रखिएगा, आपको पता ही होगा बिहार में टीचर लोगों को कैसे नीतीश कुमार किए थे, वो भी ठंडी के महीने में, जनवरी के महीने में पानी से भिगो दिए थे। अब सोचिए आप किसी आंदोलन में जा रहे हैं, जनवरी का महीना हो, स्वेटर पहन कर तो जाएंगे ही, और आंदोलन करने जा रहे हैं सब तो भाई ट्रेन से ही जाता है ना, अब वहाँ कोई आपको भिंगा दे तभी आपको चले थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन उसके बाद कपड़ा सूखने में भी तो टाइम लगेगा ना, और जब तक टाइम लगेगा तब तक ठंडा लगेगा, है कि नहीं। तो वो सब बहुत खतरनाक होता है। आपको कहने के लगता है चले प्रेशर लग रहा है, उसके बाद भी 5 घंटा 10 घंटा तक उसको दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर होता है क्यों होता है, उसके फोर्स के कारण। वो जितना तेज गति से जितना फोर्स लगाएगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। सेम चीज यही चीज है लिक्विड में। वो क्या करता है, द्रव में जो बहने की क्षमता होती है, क्यों, क्योंकि इसका आणविक बल क्या होता है, और जब ये बहता है तो द्रव की दीवारों पर क्या लगाता है, और इसी बल के कारण दाब उत्पन्न होता है। क्योंकि पता है जब फोर्स लगेगा तो दाब उत्पन्न होगा। समानता जब हम लोग ये परिभाषा देखते हैं प्रेशर का, क्या देखते हैं, ये कौन सा प्रेशर है, लिक्विड का प्रेशर है, एयर प्रेशर नहीं। जिसे तो रो जी एच जी, यहाँ रो हो गया घनत्व, एच यहाँ हो गया गहराई, और जी हो गया। याद रखिएगा पानी के अंदर हम लोग ऊंचाई नहीं नापते हैं, पानी के अंदर हम लोग क्या नापते हैं, गहराई। कि आप लोगों को पता है पानी हम लोग ऊंचाई लंबाई कहाँ से नापते हैं, ऊंचाई गहराई। चलिए मान लीजिए समुद्र के तल, तल कौन सा भाग होता है, यहाँ से नापते, जो यहाँ से ऊपर गया हाइट, और यहाँ से नीचे गया गहराई, ठीक है। क्योंकि पानी में आप ऊपर तो नहीं जा सकते ना, तो जाएंगे तो नीचे ही जाएंगे। तो यहाँ जो एच का मतलब है गहराई, ठीक है। यहाँ पे ऊंचाई गलती से लिखा गया, एच का मतलब है गहराई। अब ये जो फॉर्मूला आया यानी P बराबर रो जी एच, वैसे तो आपको याद रखना है, फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा चलते हैं, जगह बहुत पीछे छोड़ दिया गया। देखिए हमको क्या निकालना है, प्रेशर का निकालना है, किसका, लिक्विड का प्रेशर का। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रेशर का फॉर्मूला देते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स को हम लोग mg लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि भाई पानी तो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा ना, पानी ऊपर की तरफ तो जाएगा नहीं, तो ये फोर्स किधर लग रहा है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब हमें निकालना क्या है, और दूसरा आपने क्या देखा था, इसका फॉर्मूला क्या था, यानी घनत्व का, रो का फॉर्मूला क्या था, मास बाय वॉल्यूम। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मास बराबर रो इंटू वॉल्यूम, लिख सकते हैं नहीं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो या इसको आप ये भी लिख सकते हैं, एरिया इंटू, लिख सकते कि नहीं। क्या आपको पता है वॉल्यूम होता है L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और आपको पता है ये है एरिया, तो एरिया इंटू हाइट हुआ कि नहीं, उसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए ये कौन सा हो गया, दूसरा इक्वेशन, ये किसका वैल्यू हो गया, m का, और इस m का वैल्यू हम लोग कहाँ सेट करेंगे, पहले वाले में, जहाँ आपने लिखा था P बराबर mg अपॉन a, और आप m का तो पता ही है फॉर्मूला क्या है, रो a h और डिवाइडेड बाय,
इतना आपको नहीं जाना है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। जो प्रेशर का जो फॉर्मूला था, किसका प्रेशर? लिक्विड का प्रेशर। ये नियम केवल लिक्विड के प्रेशर में ही काम आएगा, बाकी कहीं और काम नहीं आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं प्रेशर में हम लोग 3 चीज देख रहे हैं। प्रेशर में क्या निकालते हैं? एक क्या होना चाहिए? घनत्व। जी तो आपको पता ही है, गुरुत्व त्वरण। और एच क्या है? गहराई। यानी किसी भी लिक्विड प्रेशर में जो डिपेंड करेगा, लिक्विड प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? उसके घनत्व पे। यानी आप पहले तो देखते घनत्व पे, यानी आप कौन सा लिक्विड यूज कर रहे हैं। पानी का अलग घनत्व है, तेल का अलग घनत्व है, हो सकता है आपको गोंद में ही बैठा दिया जाए, उसका अलग घनत्व है, या हो सकता है शहद में, या हो सकता है क्या कहते हैं आपको पेट्रोलियम में, कहीं बैठा सकता है। तो सबका अपना अलग अलग है कि नहीं? तो वो डिपेंड करता है आपने किस लिक्विड का प्रयोग किया है। तो हर लिक्विड का घनत्व अलग अलग होता है, जरूरी नहीं है सब में प्रेशर बराबर ही लगेगा। अब मान के चलिए आपको ऐसी जगह बैठा जाए, आपके ऊपर से पानी गिरा रहा हो सेम फोर्स से, या आपके ऊपर जो है मान के चलिए शहद गिरा रहा हो, या शहद के अंदर डाल दिया जाए आपको, तो किस प्रेशर आपको ज़्यादा किस में लगेगा? शहद में लगेगा, कि उसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है पहला प्रेशर किस पे? इसके घनत्व पे। जी तो चलिए सबके लिए लगभग बराबर ही है। अब बचा गहराई। तो आप हमें बताइए पानी में जितना नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? प्रेशर बढ़ेगा। और जितना कम ऊंचाई पर रहेंगे तो चलिए एक सवाल आप लोगों से बस समझिए। चलिए ये कोई पानी का है, इसका जो हाइट है वो है चलिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जहां तक पानी भरा पड़ा है, दोनों पानी ही है, यानी डेंसिटी तो बराबर एक ही जैसा होगा। इसमें गेंद इस जगह पे है और इसमें एक गेंद है इस जगह पे। देखिए ये भी 10 सेंटीमीटर तक ही पानी भरा हुआ है, इसमें भी। तो आप हमें बताइए किसमें ज़्यादा प्रेशर लगेगा, किस यानी गेंद इसमें ज़्यादा प्रेशर लगेगा, इसमें, ये ए मान लीजिए, ए पॉइंट, इसको बी, बी वाले पे कितना ज़्यादा लगेगा? दोनों के निकाल दीजिए, कितना ज़्यादा होगा? कितना? 6 लगेगा कि 4? क्योंकि देखिए इसमें जो लगाएगा प्रेशर ये ऊपर वाला लगाएगा पानी ना, तो ये वाला पानी तो कोई लगाएगा नहीं, कि जो भी इसमें बल लगा रहा है ऊपर से लगा रहा है ना। तो याद रखिएगा आपको जो जितना गड्ढा है, क्योंकि इस पर तो कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है, क्योंकि ये तो नीचे से फोर्स थोड़ा लगा सकता है, ये पानी तो नीचे जाना चाहता है ना, इसलिए वो फोर्स उस पर लग नहीं रहा है। लेकिन यहाँ का भी पानी क्या है, देखिए इसके नीचे का जो पानी है वो नीचे जा रहा है, तो ये इस पर फोर्स कौन सा लगा रहा है? जो इसके ऊपर जो पानी है वो लगा रहा है ना। और कितनी ऊंचाई से लगा रहा है? 6 सेंटीमीटर से, है कि नहीं? तो आप याद रखिएगा इस हिसाब से जो जितना नीचे जाइएगा उतना क्या होगा? आपका प्रेशर बढ़ेगा। यानी पानी में जितना नीचे जाते हैं प्रेशर उतना बढ़ता है, जब समान कोई लिक्विड हो तब। जब असमान लिक्विड हो तो जरूरी नहीं है नीचे जाने पे बढ़ेगा ही, हो सकता है रोग किसी का बहुत ज़्यादा हो जाए, है कि नहीं? तो यार जब सेम कंडीशन हो, यानी सेम आपका लिक्विड हो, तो नीचे जाने पर क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, ये काम आता है। अब देखिए इसी सब थ्योरी के आधार पर पास्कल ने कई सिद्धांत दिए, खासकर 3 जिसको फेमस है। पहला क्या है? अभी होता है द्रव में गहराई बढ़ने पर दबाव क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन कभी कभी सवाल पूछ जाता है, अगर मान चलिए गुरुत्वाकर्षण को हम लोग हटा दें या कांस्टेंट कर दें, तब जो हैगा दाब बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि भाई जब गुरुत्वाकर्षण होगा नहीं तो पानी तो नीचे जाएगा नहीं, और पानी नीचे जाएगा नहीं तो उस पर फोर्स कैसे लगाएगा? नॉर्मल कंडीशन में ये होता है गहराई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है,
लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण को स्थिर मान लिया जाए या खत्म कर दिया जाए तो सभी जगह समान होगा, क्योंकि उसके बाद क्या जी तो फिर लगेगा ही ना। अब जी हट गया तो रो और एच अगर सेम हाइट पे रहा तो एक ही जैसा लगेगा, है ही नहीं, समान ही लगेगा। दूसरा क्या है, द्रव सभी बिंदु पर चारों दिशा में दबाव डालता है। जैसे मान के चलिए लिक्विड है, तो मान ली कोई एक बिंदु आप ले लेते हैं, तो इसका प्रेशर किधर होगा, चारों दिशाओं में हो, वो चारों दिशाओं में प्रेशर लगाता है। ऐसा नहीं है जो एक ही तरफ प्रेशर हो, जिधर फोर्स, प्रेशर क्या होता है चारों दिशाओं में लगता है। जैसे मान जब पानी में आप जाइएगा तो पानी क्या कहीं भी आप जाते हैं, यानी गैस में भी, जैसे मान लीजिए हम और आप है, इस बीच में जो हवाएं हैं, तो क्या जरूरी है हम पे ज़्यादा प्रेशर डालता होगा, जितना हम पे डाल रहा है उतना आप पे भी डाल रहा है, उतना इस पे भी डाल रहा है। क्यों? कि उसका प्रेशर का दिशा चारों तरफ होता है, कोई एक जगह फिक्स नहीं होता है। भाई पानी है वो किधर भी भागने की कोशिश करेगा, है नहीं, और जिधर भागेगा उधर ही प्रेशर लगा देगा। याद रखिएगा प्रेशर क्या है, चारों दिशाओं में जाता है। इसलिए प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, सदिश या अदिश, अदिश होगा ना, कोई दिशा फिक्स नहीं है ना, वो किधर भी जा सकता है। और सबसे तीसरा पॉइंट है दबाव का असर बर्तन पर। आप जैसे मान के चलिए 3 बर्तन है या 4 बर्तन है, एक है मिट्टी का, एक है स्टील का, एक है गिलास का और एक है प्लास्टिक का, और चारों में पानी डालिए, प्रेशर सबसे ज़्यादा किस में होगा, हैं? हैं? देखिए हम बार बार कह रहे हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाइए। मैथ कभी पढ़े हैं? मैथ का एक रूल है, जितना दिया रहता है उतना में ही यूज करना है। अगर हम कह देंगे कोई कार 10 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो आप ये कि सर कार इतना चल ही नहीं सकता है कि नहीं। यानी मैथ में या फिजिक्स में जितना दिया जाए, और उसे बाकी जीवन में भी जितना कहा जाए उतना ही बोलना चाहिए। क्योंकि बार बार हम कहते हैं ना कई चीज़, जब मान के चलिए अगर आपसे इंटरव्यू पूछेगा आपका नाम क्या है, तो सिंपल बताना है अपना, हाँ, ये नहीं कि सर नाम ये है, गांव ये है, ब्लॉक ये है, वार्ड संख्या ये है। इतना समय सुनने का समय किसी के पास, क्योंकि आज के टाइम जानते हैं हर कोई बिजी है। हाँ, जो बेरोजगार है उसको आप जो कह सकते हैं, लेकिन जो वहाँ बैठ कर आपका इंटरव्यू लेगा वो बेरोजगार नहीं है। तो याद रखिएगा, बस हमने कहा पानी भरा है, तो पानी भरा है तो हमने एक लाइन बताया, बर्तन से उसको कोई लेना देना नहीं है। क्यों भाई, फोर्स बर्तन थोड़ा लगा रहा है, फोर्स तो पानी लगा रहा है ना, लिक्विड लगा रहा है ना, और जो जितना फोर्स लगा उतना ही प्रेशर बनेगा। तो पानी जो लगा रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ पे बर्तन से कोई लेना देना। और ये सवाल पूछा भी गया है सेंट्रल एसएससी में, और एक ये भी आता है असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम यूपीएससी का, उसमें भी ये पूछा गया है। 4 एग्जाम्पल, ये चारों असिस्टेंट कमांडेंट का ही एग्जाम्पल है, जो निम्नलिखित में से किस में ज़्यादा प्रेशर लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक जगह क्या था, इसको हटा करके प्लास्टिक अपने जोड़ दिए, लिख दिया था जो सभी में समान लगेगा। तो याद रखिएगा, तो कभी प्रेशर जो है बर्तन पे डिपेंड, वो क्या देखिए आप बस इतना सेट करना, जो फोर्स लगाएगा वही प्रेशर होगा। और यहाँ फोर्स कौन लगा रहा है, वाटर लगा रहा है। यहाँ मिट्टी या लकड़ी या किसी के बर्तन से कोई लेना देना उसको नहीं है। तो ये 3 पॉइंट अगर आपको याद है, तो ये तीनों किसने कहा है, क्योंकि पहला तो गहराई बढ़ने पर, और इसका दिशा चारों तरफ होता है, और तीसरा पॉइंट क्या है, बर्तन से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह पास्कल का सिद्धांत। कैसे वैल्यू बढ़ेगा, तो गहराई बढ़ा दिए तो फिर गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ जाएगा ना। गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट करने मतलब क्या है, एक ही हाइट पे रख देना, तभी तो गुरुत्वाकर्षण बराबर होगा ना। क्या आप खुद सोचिए, कोई पहाड़ छत पे हो, कोई नीचे हो, तो जी का मान ऊपर किस पे ज़्यादा होगा, नीचे वाला को होगा, ऊपर वाले का, नीचे वाले को होगा। तो हमने कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे होगा ना, तो हाइट तो ना बढ़ रहा है ना घटा है, तो एक ही लेवल पे होगा ना। तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट करने का मतलब है हाइट में वृद्धि। जैसे आप उसको कांस्टेंट कर दिए, जी को कांस्टेंट कर दिए, तो उसका हाइट भी कांस्टेंट हो गया। तो हाइट अगर ऊपर नीचे करेंगे तो जी भी ऊपर नीचे हो जाएगा ना।
वो तो हम कर ही सकते। देखिए गुरुत्वाकर्षण को आप जीरो नहीं कर सकते, लेकिन स्थिर कर सकते हैं। जैसे मान लिया अभी आप और हम है, तो चलिए आपसे हमसे थोड़ा सा ज़्यादा आप में गुरुत्वाकर्षण लगेगा, क्योंकि हम थोड़े से, लेकिन आप लोग एक लाइन पे बैठे हुए हैं, तो सबका जी क्या होगा, एक तरह से समान ही होगा। इसी को कहते हैं कांस्टेंट। आप लोगों के लिए गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है, और ऊपर में जो क्लास चला रहा बच्चा उसके लिए गुरुत्वाकर्षण उन लोगों के लिए कांस्टेंट है कि आपके तुलना में उसका जी कम है। अब इतना नहीं, बस काउंटेबल नहीं, हम लोग रियली काउंट नहीं करते, फिर भी तुलनात्मक तौर पे देखा जाए तो कम है। ठीक है, तो स्थिर आप कर सकते हैं। तो स्थिर करने का मतलब आपका एक लेवल पर आना है, एक हाइट पे आना है, तो हाइट भी स्थिर हो गया कहने का मतलब। अब आता है टॉरिसली सिद्धांत। अच्छा एक चीज़ बताइए आप लोग, जैसे कोई बर्तन है और इसमें हम क्या डाल दिए हैं, पानी, और आपको तो पता है प्रेशर पड़ेगा तो चारों तरफ बहेगा, लेकिन बीच में हमने क्या किया, एक थोड़ा सा छेद कर दिया। तो छेद करेंगे तो क्या होगा, पानी क्यों बाहर क्यों आएगा, तो छेद कर दिए तो पानी क्यों बाहर आएगा, क्योंकि पहले बोले दबाव चारों तरफ है, क्योंकि अगर दबाव एक नीचे की तरफ होता तो पानी बाहर, क्योंकि दबाव देखिए चारों तरफ है, इधर नीचे आने तो नीचे वाला पानी उसको दे नहीं रहा है, ऊपर ऊपर वाला पानी नहीं आने देगा, और इधर इधर वाला पानी नहीं जाने देगा, तो जगह कौन बचा, यही बचा ना, ये पानी इधर से बाहर जाएगा, क्योंकि प्रेशर तो चारों तरफ होता है ना। तो अब ये जो पानी निकल रहा है, अब किस गति से पानी निकलेगा वो किसने दिया है, टॉरिसली। यानी कहने का मतलब है वो किस गति से उस छेद से पानी निकलेगा, और ये गति का व्याख्या किसने किया है, टॉरिसली ने। और ये गति का फॉर्मूला क्या है, √2, यानी इस गति से पानी बाहर निकलेगा। अब हमें ये बताइए, तो यहां जो हम लोग हाइट लेंगे, कौन सा हाइट लेंगे, यानी छेद से ऊपर का, कि ये हो गया आपका हाइट, ये नीचे वाला क्यों नहीं, क्योंकि इसके कारण तो पानी बाहर नहीं निकल रहा है ना, क्योंकि ये मान लीजिए जब पानी यहां तक खत्म हो जाएगा, क्या फिर पानी बाहर निकलेगा, तो यहां जो H का मतलब है ये वाला H, यानी जहां तक ये बिंदु है उस तक, क्योंकि तो इसमें प्रेशर भी कौन डाल रहा है, ऊपर वाला ही डाल रहा है ना। तो यहाँ आप लोग हाइट लेने में गलती नहीं कीजिएगा, हाइट कौन काउंट कहता है, वो छेद के ऊपर के जितने हाइट है उसको, क्योंकि इसमें जो भी आपका हाइट लिया गया है, क्योंकि ये जो पानी निकल रहा है इसी पानी के प्रेशर की वजह से निकल रहा है, इसके प्रेशर के कारण नहीं निकल रहा है। तो जब भी होता है इसका, यानी ये जो वेलोसिटी अंदर 2gh, और ये किसने दिया है, जी तो चलिए आप लोग निकाल सकते हैं, बस H क्या निकालना है आपको, इससे तो न्यूमेरिकल पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी बच्चों और इंटर में पूछ दिया जाता है, तो आपको ये दे देगा, कहेगा एक 20 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर मान चलिए कोई क्या बर्तन है, और 5 सेंटीमीटर के ऊपर जो है इसमें छेद कर दिया गया, तो वहाँ हाइट का आपको कितना लेना है, 15 लेना है। ठीक है, क्योंकि जो भी प्रेशर डालेगा वो ऊपर से नीचे की तरफ डालेगा, है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस याद रखिएगा किस गति से बाहर निकलेगा, या ये गति किसने दिया है, टॉरिसली ने। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, इस सब में लिक्विड में और बहुत सारा चीज़ है, सरफेस टेंशन है, कैसी कैपिलरिटी है, लेकिन उसको जानने से पहले आपको 2 पॉइंट जानना आवश्यक है, और वो है ससंजक बल, और ये ससंजक असंजक कहते हैं लोग कंफ्यूज हो जाता है। इंग्लिश में याद रखिएगा कोहेसिव और अडेसिव, क्योंकि ससंजक असंजक बोलते बोलते लोग कभी उल्टा पुल्टा कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कोहेसिव फोर्स, यानी ससंजक बल। अब कोई भी पदार्थ है, तो आपको पता है ना, आप लोग बताए थे कोई भी पदार्थ है यानी तत्व, वो एक ही प्रकार के अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है कि नहीं। तो आखिर वो तत्वों, परमाणु या अणु को बांधता कौन है, वो तो आप इंटरमोलिकुलर फोर्स कह दिए। उस इंटरमोलिकुलर फोर्स का ओरिजिनल नाम क्या है, कोहेसिव। इंटरमोलिकुलर क्या दिया भाई, 2 अणुओं के बीच लगने वाला फोर्स, उसको आपने इंग्लिश में बता दिया, लेकिन वो फोर्स का रियल में नाम क्या है,
यानी कोई भी पदार्थ हो या तत्व हो, उसके अगर तत्व है तो उसके बीच अणु, उसके परमाणु, और अगर कोई पदार्थ है तो उसके बीच अणु। वो अणु जो आपस में बंधा हुआ रहता है, किस फोर्स के कारण बना हुआ रहता है? कोहेसिव फोर्स के कारण बना हुआ रहता है। जैसे मान के चलिए ये बेंच है, तो बेंच के अंदर जितना भी अणु है वो किससे जुड़ा हुआ है? कोहेसिव फोर्स से। या ये बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर जितना भी अणु है वो किससे जुड़ा हुआ है? कोहेसिव फोर्स से। या पेन है, इसके भी जितना भी अणु है वो किससे जुड़ा हुआ है? हम लोग भी एक मानव है, एक पदार्थ है, तो हमारे में भी अणु है, तो हमारे अंदर का भी अणु किससे जुड़ा हुआ है? कोहेसिव फोर्स से, जिसको आप लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी अणुओं को जो जोड़ने वाला जो बंधन होता है उसे क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। ये तो एक ही पदार्थ का होगा, लेकिन जब तो अलग अलग पदार्थ हो उसके बीच जो फोर्स लगता है उसके हम लोग क्या कहते हैं? एडेसिव फोर्स। यानी अलग अलग पदार्थ कैसे? अब मान लीजिए दीवार है, दीवार एक पदार्थ है और दीवार पर आपने पेंटिंग कर दिया, तो पेंट क्या है? दूसरा पदार्थ है, लेकिन दोनों जैसे लगाए तो चिपक गया कि नहीं? तो चिपक गया, किसके कारण चिपका है? वो असंजक बल के कारण चिपका है। कि देखिए ससंजक ऐसे कन्फ्यूजन होगा। अब जैसे मान के चलिए अगर इसी दीवार पे हम लोग पारा से पेंटिंग करते तो क्या होता? चिपकेगा नहीं, वो नीचे गिर जाता। या आप कहीं ये भी देखते हैं बोर्ड पे जो चौक से लिखते हैं, तो बोर्ड अलग है, चौक, वो चिपक क्यों जाता है? आप लोग कॉपी पे कलम से लिख रहे हैं तो आप देखते हो वो प्रिंट हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि इंक और उस कॉपी के बीच कौन सा फोर्स काम कर रहा है? एडेसिव फोर्स काम कर रहा है। तो याद रखिएगा कोहेसिव फोर्स एक ही पदार्थ के अंदर लगता है और एडेसिव फोर्स दो अलग अलग पदार्थों के बीच लगता है। कोई भी चीज़ अगर चिपकता है तो किसके कारण चिपकता है? एडेसिव फोर्स के कारण ही चिपकता है। ठीक है, याद रखिए ये जो फोर्स एक होता है, सीधे पूछेगा आपका कोई वस्तु किसी वस्तु में से चिपकता है तो किस फोर्स के कारण? वो है एडेसिव। और जब कोई एक ही पदार्थ हो उसके अंदर जो अणु जुड़ा हुआ है वो किसे है? कन्फ्यूजन है किसी को इसमें? यानी जो ससंजक बल के कारण ही चिपकता है। अब देखिए क्या है, एक लाइन इसमें क्या गया है, जब ससंजक बल असंजक बल से ज़्यादा होगा तो चिपकेगा। यहाँ कन्फ्यूजन है, इसको थोड़ा आसान कर देते हैं। चलिए एक ये दीवार है, ठीक है, और इधर हम क्या कर दिए, एक गेंद ले लिए, तो क्या गेंद उसमें चिपकेगा दीवार में? क्यों नहीं चिपकेगा? देखिए गेंद के अंदर भी अणु है कि नहीं, और इसके अंदर भी, तो इसके अंदर में जो अणु है तो इसके अंदर अणु बीच कौन सा फोर्स लग रहा है? कोहेसिव फोर्स। और इसके अणु के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है? कोहेसिव फोर्स लग रहा है कि नहीं? तो यहाँ ये भी कोहेसिव फोर्स मौजूद है और ये भी कोहेसिव फोर्स, लेकिन इसके दोनों के बीच में भी एक फोर्स काम कर रहा है, ससंजक बल। ये ससंजक बल क्या है? कमजोर है। सॉरी, ये एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स क्या है? क्यों कमजोर है? क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा पावरफुल है। ये सब जो अणु है, कोना वाला अणु, इसको सब अंदर खींच रहा है ना, ये इसको अंदर खींच रहा है, तो ये दोनों फिर चिपकेगा कैसे? नहीं चिपकेगा ना, कि कोई इधर खींच रहा है कोई इधर खींच रहा है, तो बीच का जो फोर्स क्या पड़ जा रहा है? कमजोर। इसलिए आप दीवार पर अगर कोई गेंद मारते हैं तो गेंद नहीं चिपकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोहेसिव फोर्स क्या है? ज़्यादा है। किससे? एडेसिव फोर्स से। लेकिन जब हम लोग इसी को उल्टा कर दे, यहाँ गेंद के जगह पे हम लोग क्या कर दे, फेविकॉल ले लें, तो फेविकॉल के अंदर जो होगा, तो ये जो एडेसिव फोर्स था इसके बीच का फोर्स ये थोड़ा पावरफुल होता है। तो फेविकॉल के अंदर भी कोहेसिव फोर्स है, इसके अंदर भी कोहेसिव फोर्स है, लेकिन ये फोर्स ज़्यादा पावरफुल होता है इसके तुलना में। तो ये कौन खींचेगा इस अणु को? पावरफुल फोर्स खींचेगा या कमजोर फोर्स? तो ये क्या कहता है, इसके अणु को खींच लेता है, ये इसके अणु को खींच लेता और दोनों को चिपका देता है। तो याद रखिएगा, जब कोहेसिव फोर्स एडेसिव फोर्स से ज़्यादा होगा तो नहीं चिपकेगा, और जब एडेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो चिपकेगा। क्लियर है ये पॉइंट? कन्फ्यूजन हो जाता है ना ससंजक से, लेकिन यहाँ याद रखिएगा। देखिए कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ये पहले ये बताइए। एक ही पदार्थ के अंदर लगने वाला बल। एडेसिव फोर्स
अलग अलग। तो यानी कोहेसिव फोर्स एक ही पदार्थ के अंदर लगता है और अधेसिव फोर्स अलग अलग पदार्थ। लेकिन जब कोई चीज़ चिपकता है तो किसके कारण चिपकता है? अधेसिव फोर्स के कारण। जब कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा अधेसिव फोर्स से तो क्या करेगा? अपने अंदर खींच लेगा, तो ताकि उसको चिपकने देगा नहीं। लेकिन जब एडेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तो बाहर के उसका अणु को खींचता है, और दोनों तरफ से बाहर से खींचेगा, दोनों आके फिर क्या होगा? चिपकेगा वो। तो इसको याद रखना है, एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स ज़्यादा है तो चिपकेगा, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो नहीं चिपकेगा। इतना आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। नाम सुना है कि नहीं? सरफेस टेंशन। कोई बता सकते हैं क्या होता है सरफेस टेंशन? नाम तो सुने अभी, लेकिन एरिया को क्यों, आखिर ऐसा क्यों? कोई जगह ढंग का जगह बचा कि नहीं? चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए कोई पानी की बूंद ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? पानी की बूंद है। सबसे पहले तो आप ये देखिए सरफेस टेंशन। सरफेस मतलब सतह यानी पृष्ठ, और टेंशन मतलब खिंचाव या तनाव। तो ये खिंचाव तनाव कहाँ होगा? टेंशन सरफेस पे होगा ना, इसलिए सरफेस टेंशन है ना। और ये किसका गुण है? लिक्विड का गुण है। यानी लिक्विड के सरफेस में जो टेंशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसके कारण ही क्या होता है उसका क्या, अभी आपने कहा किसी भी द्रव का ये गुण होता है कम से कम जगह छेके, और यही कम से कम जगह जो है घेरने की पावर को क्या कहते हैं? इस प्रवृत्ति को। तो आखिर ये कम क्यों घेरता है? तो आपको देखिए पता है ये भी क्या है? सब अणु से बना हुआ है, बना है कि नहीं? तो सारे अणु के बीच कौन सा फोर्स काम कर रहा है? कोहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स क्या कर रहा है? खींच रहा है ना सबको, एक दूसरे को। सबको खींचेगा ना एक दूसरे को। चलिए यहाँ पे कोई एक बिंदु लेते, इसको भी एक दूसरे को सब खींच रहा है कि नहीं? सब सबको खींच रहा है। यहाँ तक क्लियर कि नहीं? किसके कारण खींच रहा है? अब मान के चलिए कोई ऐसा है लिक्विड जो सबसे बाहरी सतह पे होगा, पानी की कोई अणु है जो बूंद के सबसे, तो इसको भी सब खींचेगा। यानी इधर से ये खींचेगा, इधर से ये खींचेगा, इधर से ये खींचेगा, इधर से ये खींचेगा, खींचेगा कि नहीं? लेकिन क्या बाहर से कोई खींचेगा? क्यों? बाहर से कोई खींचने वाला है ही नहीं। उसी तरह क्या है, यहाँ का भी बिंदु है, इसको सब इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा, और लेकिन बाहर से कोई खींचेगा नहीं। और जब सब खींचना शुरू कर देगा तो उसका एरिया बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। और ये क्योंकि यही क्यों खींच रहा है, तो खींच कौन रहा है? अंदर का अणु खींच रहा है। किसको खींच रहा है? जो उसके सरफेस पे है। देखिए यहाँ वाला अणु में क्या था? कोई इधर खींचता था तो कोई इधर भी खींच लेता था ना, तो कोई इधर भी खींच लेता था, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा असर नहीं पता। लेकिन इस बिंदु जो सबसे लास्ट वाला बिंदु है उसको बाहर से कोई नहीं खींचा, वो सिर्फ अंदर से खींचा। हेलो, लगा दीजिए। तो देखिए ये चीज क्लियर है। सरफेस टेंशन किसे कहते हैं? सरफेस यानी पानी या कोई भी लिक्विड हो उसके सरफेस पे जो खिंचाव महसूस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर। और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ये भी कह सकते हैं, कम से कम जगह घेरने की शक्ति को किसमें? केवल लिक्विड में जो गुण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। वो क्यों छोटा होता है आपको पता है? कि सब खींच को खींच रहा है, और खींचेगा तो सब क्या होगा? छोटा हो जाएगा ना। अब उसी को देखिए आप क्या दिया है, किसी भी द्रव में कम से कम जगह घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। एग्जाम्पल तो वही लिखा दिए हैं।
अब देखिए, अब इसको मैथमेटिकली निकाला कैसे जाता है। ऐसे कुछ है नहीं, यही पानी की बूंद लीजिए, कोई एक काल्पनिक रेखा ले लीजिए कहीं से भी, जहां मानो चलिए हमने एक ये रेखा ले लिया जिसकी लंबाई है L। तो अब इस पे, इस रेखा पे तो सब जगह से फोर्स लगेगा ना, कि कोई पानी इधर खींचेगा, कोई इधर खींचेगा, होगा कि नहीं? इस रेखा पे फोर्स लगेगा कि नहीं? तो उस रेखा पे जितना फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। ये मैथमेटिकली यूज होता था। कहीं भी रेखा खींच लेगी उसके अंदर खींचिएगा, उसके रेखा उसके बाहर नहीं चाहिए। अब जितना भी लेंथ लेना चाहिए, उस लेंथ पे जितना फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। और जिसको हम लोग किससे प्रस्तुत करते हैं, सिग्मा से। तो आप इसका ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर F/L। F यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। वो लेंथ आप कैसे, काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक मतलब आपके दिमाग में आप कैसे भी खींच सकते हैं, लेकिन खींचना है उस बिंदु के अंदर ही, और उस पर जितना भी फोर्स लगेगा वो उसका क्या हो जाएगा, पृष्ठ। क्योंकि देखिए कहने मतलब क्या है, ये जो पृष्ठ है आप इसी को पृष्ठ मान चलिए, तो इस पर भी तो खिंचाओ, एक खिंचाओ इधर से हो रहा है, इधर से सब खींच रहा है कि नहीं, तभी तो उस पर फोर्स लग रहा है ना। क्यों फोर्स लगेगा तो फोर्स क्या, एक तरह से खिंचाओ, फिर एक तरह से क्या है, फोर्स ही है ना। क्या हमने क्या कहा, तो कोई बिंदु उसको खींच रहा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स या एडेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स, यानी सब फोर्स ही तो खींच रहा है ना। तो मैथमेटिकली आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर F/L, और F/L है तो न्यूटन पर मीटर। अब देखिए कहीं कहीं ये पूछा जाता है, आपको पता है कोई भी वस्तु पानी में तैरता क्यों है? बताइए। हैं? किसका? यानी समानता हम लोग देखते हैं, जो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा तो वो डूब जाएगा। जैसे मान चलिए हम पानी ले रहे हैं, पानी के ऊपर वही वस्तु तैरेगा जिसका घनत्व पानी से कम होगा, लेकिन जिसका पानी से ऊपर ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा। ये हम लोग देखते हैं। और आपको ये भी पता है घनत्व ठोस का ज़्यादा होता है कि गैस, ये द्रव का? एरिया से कोई लेना देना नहीं होता उसको, एरिया से कोई लेना देना है ही नहीं। एक डेंसिटी से होता है लेना देना, और दूसरा होता है सरफेस टेंशन। देखिए कैसे, हाँ क्यों नहीं डूबता वो? हाँ नहीं, तो चादर नहीं डूबता है वो एरिया कारण नहीं, वो पृष्ठ तनाव के कारण नहीं डूबता है। यही तो मैं बताने वाला, सरफेस टेंशन भी कभी कभी डूबने नहीं देता है। कैसे नहीं डूबने देता है आपको बस ये देखिए, सिंपल सी बात क्या है, आपने बचपन में कागज़ का जहाज बनाया होगा, कभी डूबा है वो? लेकिन वो तो ठोस है ना। कीड़ा, मच्छर, ये सब क्या है, ठोस है ना। और वो जो लार्वा फेंकता है, लार्वा का भी घनत्व क्या होता है, पानी से ज़्यादा होता है। या आप बचपन में थूक फेंके कभी पानी में, क्या वो डूब जाता है? थूक का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी नहीं डूबता है। क्यों? क्योंकि अभी आप चादर की बात, उसका भी सेम चीज़ है। अब जैसे मान चलिए पानी की कोई बूंदे है, ये पानी है, आपको पता है पानी की ऊपरी सतह पर कौन सा फोर्स काम करता है, यानी क्या काम करता है, सरफेस टेंशन काम करता है ना। तो सरफेस टेंशन काम करता है। अगर यहाँ पर कोई कागज़ का जहाज दे दीजिएगा तो कागज़ के जहाज में इतना फोर्स नहीं होता है जो उसके सरफेस टेंशन को तोड़ सके, और जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक उसके अंदर जाएगा नहीं। उसी तरह मच्छर में भी इतना वजन नहीं है, इतना फोर्स नहीं होता है कि सरफेस टेंशन को तोड़ सके। और उसी तरह चादर जितना बड़ा कीजिएगा वो इतना हल्का हो जाएगा कि वो उसके सरफेस टेंशन को तोड़ नहीं पाएगा। तो जब तक सरफेस टेंशन टूटेगा नहीं तब तक कोई चीज़ उसमें, आप इसी में माने पत्थर रख दीजिए, पत्थर इतना भारी होता है कि 1 सेकंड में सरफेस टेंशन को तोड़ देगा और अंदर चल जाएगा। तो सिर्फ घनत्व नहीं, सरफेस टेंशन के कारण भी जो है कोई वस्तु नहीं डूबता है। तो याद रखिएगा, कोई भी वस्तु तैरता है तो 2 कारण है, एक तो घनत्व तो कारण है ही, मेन कारण घनत्व है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी ठोस होते हैं जो तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि वो इतना हल्का होता है, अब पत्ता कभी नहीं डूबता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो सरफेस टेंशन को तोड़ नहीं पाता।
और जब तक सरफेस टेंशन टूटेगा नहीं वो डूबेगा नहीं। यहाँ भी क्या है, जब आप लोग याद रखिए, कभी कभी कहा जाता है जैसे यहाँ कूलर कौन कौन यूज करते हैं? कूलर में क्या होता है, जैसे कूलर, जैसे मान लीजिए चलिए नीचे है तो आप कूलर यहाँ लगा दिए, हर 2 दिन में उसका पानी बदल देते हैं। आप शहरों में जाएंगे जहाँ 10 बिल्डिंग 15 मंजिला बिल्डिंग होता है और जगह भी कम है, 1 BHK 10,000 20,000 का होता है दिल्ली और में, क्योंकि जब हम लोग सिंगल 1 रूम लेते थे उसमें 9,500 प्लस 500 बिजली, 10,000 का रूम होता था, बस एक छोटा सा रूम 10 बाय 10 का, अटैच लेटरिन बाथरूम। तब उसमें कूलर क्या करना था, बाहर लगाना पड़ता था। अब जैसे मान लीजिए कूलर खिड़की के बाहर लगा दिया, 10वां मंजिल है वो, तो क्या आप पानी निकाल सकते हैं? पानी निकालिएगा तो पानी तो नीचे गिरेगा, तो उसको भी समस्या है, और पानी निकालिएगा आप कैसे? तो उस कंडीशन में पानी जमा होगा तो उसमें कीड़ा होगा, कीड़ा उसमें लार्वा छोड़ेगा तो और कीड़ा बनेगा, तो उसको आपको कैसे ठीक करना है? तो उसमें हम लोग या तो किरासन तेल 1 चम्मच या पेट्रोल डाल देते हैं 1 चम्मच, और जैसे ही डालेंगे पेट्रोल किरासन तेल, इसका सरफेस टेंशन टूट जाएगा। अब जैसे टूट जाएगा तो कीड़ा उसमें, और डूब गया तो वो मर जाएगा, और जब तक नहीं डालेंगे तो वो नहीं डूबेगा। तो हमको डुबाने के लिए उसको कम से कम क्या करना है, उसका पृष्ठ तनाव को तोड़ना पड़ेगा। कुछ वस्तु इतना भारी होता है, इस बर्तन इसको फेंक दीजिए, इतना भारी है अपने आप पृष्ठ तनाव को तोड़ देगा वो, लेकिन जो हल्का है कॉपी का पेज निकाल के फेंक दीजिए, वो नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि पानी जो है वो पत्ता, ये जो पेज है वो सरफेस टेंशन को तोड़ ही नहीं पाता है। अब वही में क्या कीजिए, आपको अगर इसको डुबाना हो बिना तोड़े हुए, तो आराम से किसी पानी में क्या कीजिए, ये पेपर दे दीजिए और उसमें थोड़ा सा सर्फ गिरा दीजिए, यानी डिटर्जेंट गिरा दीजिए, तो क्या होगा? कभी गौर किए ना, सर्फ या डिटर्जेंट या पाउडर या साबुन डालने से वो क्या होता है, वो कोई भी वस्तु डूब जाता है उसमें। क्यों? कि डिटर्जेंट और सोप भी क्या करता है, पृष्ठ तनाव को तोड़ देता है, उसमें हल्का से हल्का वस्तु भी डूब जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव के तोड़ने के, कम करने का तरीका है या तो केरोसिन डाल दीजिए या डिटर्जेंट, या और गर्म करने पे भी पृष्ठ तनाव क्या होता है, टूट जाता है। अब देखिए पृष्ठ तनाव का काम क्या है, कम से कम जगह छेकना है ना। तो आप हमें बताइए, गर्म खाना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, लिक्विड पदार्थ की बात करें, ठोस नहीं, गर्म लिक्विड ज़्यादा स्वादिष्ट होता है या ठंडा? क्यों? देखिए होता क्या है, आप कोई ठंडा पानी पी रहे हैं, ठंडा कोई वस्तु खा रहे हैं लिक्विड, तो उसका एरिया कम होगा, तो आपके जीभ के कम क्षेत्रों तक ही वो फैला रहता है, इसलिए उसका स्वाद ज़्यादा आपको मिलता है। जैसे इसको गर्म करते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव, तो जैसे जीभ पे रखेंगे वो फैल जाएगा, पूरे जीभ के नीचे नीचे तक वो पहुंच जाएगा और आपको हर तरह से उसका स्वाद मिलेगा। लेकिन तो आइसक्रीम लिक्विड नहीं है ना, हम लिक्विड पता, ये केवल लिक्विड में काम आएगा, है कि नहीं? बाकी चीज़ तो कुछ चीज़ें तो ठंडी ही खानी चाहिए, अच्छी लगती है, लेकिन लिक्विड की बात करते हैं तो वो होता है, लिक्विड जब भी गर्म होगा वो ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। हम ये नहीं कह रहे ठंडा चीज़ स्वादिष्ट नहीं है, वो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। क्यों? कि उसका सरफेस टेंशन टूट जाता है, पूरे जीभ के अंदर तक फैल जाता है, और जितना जीभ पे फैलेगा उतना ज़्यादा आपको स्वाद मिलेगा। तो इसलिए गर्म करने पर पृष्ठ तनाव भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिए पृष्ठ तनाव समाप्त कब तक होगा, और साबुन या डिटर्जेंट डालने से और गर्म करने से। क्लियर है? क्या टाइम हो गया, कितना हो रहा है? तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक वो कर ही लीजिए। ये टॉपिक केशिकत्व। चलिए केशिकत्व से पहले आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है, खेती करते हैं आप लोग, तो फिर जोतते क्यों हम लोग खेत को? केशिकत्व को देखिए, केशिकत्व होता है एक पतली नली, यानी जिसका आकार कितना होगा आपको 6 mm से कम होगा, यानी ऐसा नली जिसका आकार 6 मिलीमीटर से कम हो। अगर 6 मिलीमीटर से कम हो, इससे ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं आप पाइप यूज कर दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, लिक्विड का एक गुण होता है चढ़ने या उतरने का, यानी या तो लिक्विड ऊपर जाएगा या लिक्विड नीचे आएगा। कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा वो डिपेंड करता है कोहेसिव और। अब देखिए, अब कोई लिक्विड, इसमें ऐसा लिक्विड डाल दिए है जिसका कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, किससे? अधेसिव फोर्स से, तो वो चिपकेगा या नहीं चिपकेगा? यानी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है किससे?
तो लिक्विड, और नहीं चिपकेगा तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा ना। लेकिन जिसका कोहेसिव फोर्स कम है एडहेसिव फोर्स से, वो चिपकेगा, वो चिपक के क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है। यहाँ भी पानी का चढ़ना उतरना किसी पतली नली से, इसी को हम लोग कहते हैं केशिकत्व। और वो जो पतली नली है उसी को क्या कहते हैं, केस नली, यानी कैपिलरी। ये जो पतली नली है, केशिकत्व एक सिद्धांत है जो किसी भी पतली नली के सहारे पानी या कोई लिक्विड का चढ़ना या उतरना, ये क्या कहता है, एक प्रोसेस है, इसको कहते हैं केशिकत्व यानी कैपिलरी टीज। और वो जो पतली नली है उसे क्या कहते हैं, कैपिलरी यानी केस नली। अब कोई कुछ चढ़ेगा क्यों, उतरेगा क्यों, ये डिपेंड करेगा उसके कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स में। अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तो चिपकेगा ही नहीं। अब मान चले यहाँ पर हम पारा लगा दिए, चिपकेगा ही नहीं, तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा ना। तो जो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तो वो वस्तु नीचे उतरेगा, और जिसमें कोहेसिव फोर्स कम होगा वो वस्तु ऊपर चढ़ेगा। तो पानी का क्या होता है, पानी का ये जो होता है कोहेसिव फोर्स मिट्टी और की तुलना में क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण पानी क्या करता है, ऊपर चढ़ता है। अब देखिए आप खेती कर रहे हैं, तो खेती करने के समय होता क्या है, तो कुछ दिन आप छोड़ दीजिए फसल कटने के बाद, तो दरार आ जाता है कि नहीं। तो दरार किसका काम करता है, केस नली का काम करता है, यानी एक तरह से नली का काम करता है। तो जमीन के अंदर का जो पानी है या नमी है वो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर आ जाता है, और ऊपर आने के बाद गर्मी के कारण वो भाप बन के उड़ जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, आपके ज़मीन के नीचे का पानी धीरे धीरे कम होने लगता है। और आपको तो पता ही है, बिना पानी बिना सिंचाई की खेती करना नामुमकिन है कि नहीं। इसीलिए हम लोग करते क्या है, उस नली को ही तोड़ देते हैं ताकि पानी ऊपर, और ना पानी ऊपर आएगा ना वो भाप बन के निकलेगा। तो भले ही हम लोगों को नहीं पता था, तो इसी के लिए हम लोग खेत को जोत देते हैं, चाहे वो हल से जोतिए या ट्रैक्टर से या किसी से जोत दीजिए। किसान को ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये काम, क्योंकि कुछ चीज़ आदत बन जाती है ना। नहीं भी पता है, अगर कोई अनपढ़ गवार आदमी को खेती कर दिए तो सबसे पहले खेत को जोतेगा ही वो। अब उसी ये नहीं पता है हम क्या कर रहे हैं, कैपिलरी को तोड़ रहे हैं। आप कहीं भी देखते हैं, आप जैसे गाड़ी ठीक कराने जाते हैं, कोई मैकेनिक जो होता है वो मैट्रिक पास में अनपढ़ होता है, लेकिन आपकी गाड़ी को देख के ही बता देगा जी इसमें ये समस्या है। क्यों, वो अनुभव उसका होता है, उसको ये नहीं पता है ये गाड़ी किस थोड़ी पे काम करता है, लेकिन फिर भी वो अनुभव से काम कर देता है। तो यहाँ भी केशिका तो क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा द्रव एक पतली नली के सहारे ऊपर चढ़ता है या नीचे। ये डिपेंड किस पे करता है, कोहेसिव और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तो नहीं नीचे उतरेगा, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तो ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, अब बाकी तो ये कब काम करेगा, जब नली, अब पता इतना मोटा पाइप ले ले तो उसमें थोड़ा चढ़ेगा, वो पतला पाइप में चढ़ने की संभावना, उससे ज़्यादा नहीं चढ़ता है। इसका एग्जाम्पल भी है, दिया बाती में आप लोग देखते हैं ना, भाई लैम्प में जो डाल देते हैं या दिया में भी, तो देखते हैं रुई के सहारे पानी ऊपर, क्या तेल ऊपर चढ़ जाता है, तभी तो जलता है ना। उसी तरह आप लोग लालटेन में भी देखे होंगे, लालटेन होता है ना बत्ती जो हम लोग लगाते हैं, तेल नीचे रहता है बत्ती ऊपर रहता है, और जैसे जैसे उसमें पानी तेल जाएगा तेल धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाता है। और आप ये भी देखें, कलम है, कोई भी इंक वाला पेन देखे थे कभी, कभी यूज किए कभी आप लोग इंक वाला पेन, तो इंक वाला पेन में इंक अंदर होता है, नीब बाहर होता है, तो आखिर वो ऊपर से नीचे कैसे आया, आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जरूरी नहीं आप ऐसे भी लिखिएगा तो लिखा देगा, वो लिखिएगा कि नहीं पेन, ऐसा थोड़ा जो ऊपर छत पे लिखिए लिखाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें भी पानी, यानी इसमें इंक जो ऊपर चढ़ रहा है, किसके सहारे, उस नली, क्योंकि उसका जो पाइप होता था इंक पेन में जो आप लोग का पाइप होता है वो कितना पतला होता है, 6 mm से उसका कम है, इसलिए उसमें भी इंक चढ़ता है। ठीक है, ये सब जो एग्जाम्पल ये किसके है, आप ये भी देखते हैं, तो आपने याद है जब प्लांट पढ़ेंगे आप आगे चलकर, जो नहीं पढ़े हैं, तो जड़ क्या कहते हैं, पानी सोखता है। अब उस जड़ से पानी पत्तियों तक पहुंचता है, आखिर क्यों पहुंचता है, केशिकत्व के कारण, क्योंकि पत्ती थोड़ा उसको खींचता है, बस वो जड़, पता है उसके अंदर जो जाइलम होता है, जाइलम इतना पतला पतला होता है, इतना पतला पाइप तरह होता है, जो जिसके कारण पानी ऊपर चढ़ना शुरू होता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, आपके केशिकत्व के, यानी जड़ों से पत्तों तक पानी किसके द्वारा जाता है, केशिकत्व के कारण जाता है। या आप जो भी एग्जाम्पल आप देखिए, जहाँ पतली नली हो, पानी का चढ़ना उतरना हो या किसी भी लिक्विड का, तो आप समझ लीजिए वो किसका एग्जाम्पल है, वो है केस नली का, यानी केस नली नहीं, केशिकत्व का।
केस नली तो वो पाइप होता है, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा, केस नली। कल हम लोग देखेंगे, कल तो मेरा क्लास नहीं है ना, चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा शांता से। क्या चीज़, टेस्ट है, रवि सर ले रहे हैं, तब तो रवि सर बताएंगे, है कि नहीं, ठीक है।